देखिए, प्रचारक निकलना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। पहले के समय में तो प्रचारक निकलना थोड़ा सा आसान था। आज के समय प्रचारक निकलना और प्रचारक जैसे काम करना। इस बात से थोड़ा सा ऐसा है। आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय बहुत सारी सुविधाएं हैं। इस समय आपको बहुत जगह सरकारें दिखती हैं। इस समय आपके पास तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इस समय आपके पास बहुत सारे शुभ चिंतक हैं। उस दौर में तो खाने को रोटी नहीं मिलती थी, फिर आप कैसे देखिए ऐसा नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, रोटी मिलती थी। नहीं, आपने सही सुना है, लेकिन कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर कई समय भूखा रहना पड़ता था उसको। ऐसा नहीं था कि उसको रोटी नहीं मिलती थी। प्रचारक का सम्मान उस समय भी अधिक था और आज भी अधिक है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के संघर्ष की 100 कहानियां। जी हाँ, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसे कार्यकर्ता से, एक ऐसे पदाधिकारी से जो लगभग 6 दशक से संघ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक लंबा अंतराल देखा है, लंबा एक समय देखा है संघ के साथ में कि 60 वर्ष पहले किस प्रकार से संघ का काम होता था। सामान्य रूप से शाखा आधारित जो काम होता था वो इन 6 दशकों में धीरे धीरे विस्तार पाता पाता कहां तक पहुंच गया है, और जो पहुंच गया है जहां तक, वहां आखिर कितना क्या परिवर्तन समाज में लाने में संघ सफल हुआ है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है श्रीमान राम सिंह जी सैन। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के एक आयाम के साथ जुड़े हुए हैं। मूल रूप से आप सीकर जिले में खंडेला के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि संघ से आखिर पहला परिचय किस प्रकार से हुआ? देखिए, संघ का मेरा पहला परिचय, मैं मेरे खंडेला में मेरे शाखा लगती थी, वहां से छोटे छोटे बालकों को लेने के लिए कार्यकर्ता आते थे। शाखा में चलिए, जबकि शाखा कुछ नहीं जानते थे। शाखा क्या है? शाखा का मतलब एक खेलने का माध्यम है। उनके साथ छोटे छोटे बालकों के साथ इकट्ठे होना, जिसको हम एक प्रमुख वो घटनायक बताते थे। वो घटनायक सारे समझो इकट्ठा करके शाखा ले जाते थे। वहाँ खेल खिलाते थे, खेल खेल के घर में वापस आते थे। इतना ही जानते थे कि यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो कुल मिला के खेल ही संघ उस समय समझ में आता था। आपने अभी एक बात कही कि एक घटनायक होते थे। मैं चाहूंगा कि संघ के लोग तो निश्चित रूप से जानते ही होंगे घटनायक, गण शिक्षक क्या होते हैं। निश्चित रूप से दर्शकों तक भी ये बात पहुंचे कि आखिर ये संघ की टर्मिनोलॉजी में ये घटनायक क्या होता है, गण शिक्षक क्या होता है, मुख्य शिक्षक क्या होता है, कार्यवाह क्या होता है? नहीं, ये केवल संघ का जो जिम्मेदार कार्यकर्ता जिसके पास दायित्व था वही जानता था। सामान्य व्यक्ति नहीं जानता था घटनायक क्या होता है, गण शिक्षक क्या होता है, मुख्य शिक्षक कार्यवाह क्या होता है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी ये एक बार दर्शकों तक ये बता दें कि घटनायक क्या होता है। देखिए, घटनायक का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले 10-15 लोगों की टोली का मुखिया जो होता है उसको घटनायक बोलते हैं। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि संघ का जो तंत्र है, और संघ पूरे विश्व में जो अपने जिस संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई, और हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई घटनायक होता है, जो अलग अलग बस्तियों से, अलग अलग मोहल्लों से जो संघ की शाखा में कार्यकर्ता जाते हैं, उन पर एक प्रमुख बनाया जाता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संघ की जो शाखा होती है उसका आधार घटनायक को कहा जा सकता है। आपका पहली बार शाखा किस तरह से जाना हुआ? मेरा इसी तरह से हमारे मोहल्ले के जो कोई नाम आता है? रामचंद्र जी शर्मा थे, जो हमारे मंदिर के पुजारी जी के लड़के थे, वो हमारी शाखा के कार्यवाह थे। वो जब मंदिर की वजह से जब शाखा जाते थे तो हमको साथ लेके जाते थे, चलिए शाखा में चलते हैं। तो शाखा में खेल खेलते थे? केवल खेल खेलों से आकर्षित हुए? खेलों के माध्यम से। खेल सबसे अधिक आपको पसंद था? देखिए, हमारे यहाँ दो समूह के खेल होते थे। हम घोड़ी बना करके ची घोड़ी बोलते थे, जिसका एक के पीछे एक के चढ़ते थे स्वयंसेवक और उनपे कूद करके जाते थे। या फिर दूसरा आता था घोड़ा दौड़। ऐसे कुछ होता था। हमारे समूह के खेल आपस में संघर्ष के खेल होते थे। दो समूह आपस में संघर्ष करते थे। ऐसे खेलों के माध्यम से हमारा जुड़ा हुआ। तीसरा हमारा विशेष कर लगा हुआ कबड्डी की प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ चलती थी। तो कबड्डी तो निश्चित रूप से संघ की शाखाओं में आप देखते हैं बहुत सी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। और इस दौर में तो जब केवल क्रिकेट का बोलबाला है, जब आईपीएल और क्रिकेट को लेकर इतना बोलबाला मीडिया में भी चारों तरफ छाता है, उसी दौर में आप समझ सकते हैं कि कबड्डी को लेकर भी लीग भी होने लग गई है। लेकिन ये सब तामझाम और चकाचौंध तो आपको अब दिखने लगा है। संघ की शाखाओं में कबड्डी की प्रतियोगिताएं बहुत लंबे समय से होती रही हैं। आप कबड्डी में क्या विशेष रूप से क्या पसंद था आपको? रेडर थे या कैचर थे, क्या करते थे?
देखिए, कबड्डी में दो ही प्रकार होता है, एक तो होता है रेडर, एक होता है कैचर। बाकी तो समूह होता है, समूह में सबसे बढ़िया मुझे लगता था कैचर। तो निश्चित रूप से पकड़ने का जो काम होता था रेडर को, उसमें आपके साथ आपका जुड़ाव रहता था। संघ का कोई शिक्षण वगैरह आपका हुआ? हाँ, मेरा द्वितीय वर्ष हुआ। द्वितीय वर्ष हुआ तो सबसे पहले तो उस समय भी प्राथमिक वर्ग हुआ होगा, फिर प्रथम वर्ग हाँ, हुआ? प्राथमिक वर्ग हुआ, तो शिविर हुए हैं, कई शिविर हुए। ध्यान में है अभी कौन से सन में ये वर्ग? हाँ, बिल्कुल ध्यान है। बताएं। मेरे शिविर हुए हैं 19। प्राथमिक वर्ग किस समय हुआ होगा? प्राथमिक वर्ग मेरा काफी समय पहले हुआ है, लगभग 40 साल पहले। अच्छा, फिर प्रथम वर्ग? प्रथम वर्ष मेरा 1988 में दौसा में हुआ। 88 में दौसा में हुआ, और फिर द्वितीय वर्ष आपका? द्वितीय वर्ष मेरा 2011 में मोटा फोपलिया गुजरात में विशेष शिविर हुआ। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जाना तो फिर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहली बार घर से बाहर जो निकलना होता है किसी शिविर के लिए, वो थोड़ा कठिन होता है। प्राथमिक वर्ग में जाने के लिए परिवार में जब आपने बताया होगा तो किस प्रकार का क्या माहौल था? घर वाले बहुत आसानी से क्या तैयार हो गए थे जाने के लिए? मेरे साथ विशेष परिस्थितियां थी। मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था। मेरा शिविर में जाना अपने आप को बहुत बड़ा दुर्लभ काम था, लेकिन मेरे एक कार्यकर्ता थे अमरनाथ जी चंगोत्रा, जो मेरे पीछे पड़े। अमरनाथ जी चंगोत्रा? हाँ, अच्छा, अलवर जिले के रहने वाले? नहीं था, वो अलवर जिले के रहने वाले, लेकिन जोटोड़ा में उनका कार्य क्षेत्र रहा, कमानी में वो काम करते थे। वो मेरे पीछे पढ़ करके 1988 में जब मेरे पास मंडल कार्यवाह का दायित्व था तो मुझे प्रथम वर्ष भेजा उन्होंने। तो जयपुर से आपका जाना हुआ? आप रहने वाले मैं मूल रूप से खंडेला का हूँ। मैं 42 साल पहले जयपुर आ गया था। 1980 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर सीकर से किया। उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर के बाद मैं जयपुर में सक्रिय रहा। तो अमरनाथ जी का आप किस्सा बता रहे थे, किस तरह से उन्होंने? अमरनाथ जी जब हमारे यहाँ हमको जगाते, हमको शाखा में लेके जाते, और हमारा जो संघ शिक्षा करने के लिए जो कार्यकर्ताओं का जो था, वो अमरनाथ जी चंगोत्रा को श्रेय है कि मेरे को प्रथम वर्ष, मेरे जैसे व्यक्ति को, एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे काम करता था, मैं कमर्शियल मैनेजर था, लेकिन वहां भी मेरे छुट्टियां लेना बड़ा असंभव था, कि फिर भी मैंने 20 दिन का समय निकाल कर दौसा प्रथम वर्ष के लिए मैं गया। उसका श्रेय श्री अमरनाथ जी चंगोत्रा को ही जाता है। अमरनाथ जी के माध्यम से आपका प्रथम वर्ष करना हुआ। प्राथमिक वर्ग जब आपने किया, क्या आयु रही होगी? प्राथमिक वर्ग की आयु के समय में 16 साल का। उस समय भी 7 दिन का ही होता होगा प्राथमिक वर्ग? बिल्कुल 10 दिन का। प्राथमिक वर्ग 10 दिन? मुझे ऐसा ध्यान है 10 दिन का होता था। तो 16 वर्ष की आयु थी आपकी? जी हाँ। पहली बार उसी समय निकलना हुआ घर से बाहर 10 दिन के लिए? जी हाँ। तो परिवार में क्या स्थिति रही? माताजी पिताजी ने सहजता से कह दिया कि सहजता से नहीं, परिवार का पूरा वातावरण अनुकूल नहीं था। मेरे सारे लोग कांग्रेसी विचारधारा से होने के कारण वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग विचार मानते थे और मेरे को अलग विचार देखा जाता था। तो फिर कैसे जाना हुआ जब परिवार विरोध में था? तो परिवार विरोध में था, लेकिन मेरे प्रेरणा और मेरे मित्रों का सहयोग और मेरा जो वातावरण था वो पूरा संघ में था। और संघ के नाम ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो आपके लिए प्राथमिक वर्ग में जाने के लिए? ऐसा नहीं था। जिस शाखा में मैं जाता था वहां हमारे मोहल्ले के टोली में सारे संघ के स्वयंसेवक थे, और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते तो हम एक साथ चलना, उठना, बैठना, खेलना, ऐसा कार्यक्रम हमारा साथ चलता था, इसलिए वो हमारे सब लोग सहयोगी की भूमिका निभाते थे। आपके संघ के काम को यदि हम देखते हैं तो कुछ समय आपने काम किया खंडेला में। खंडेला शहर में काम करना? नहीं, मेरा खंडेला में काम नहीं किया। खंडेला में केवल संघ की शाखा में जाता था और केवल स्वयंसेवक बना, लेकिन मैं संघ को इतना नहीं जानता था कि संघ का ध्येय क्या है। एक्चुअल में मैं संघ समझा नीम का थाना कॉलेज जीवन में जाने के बाद। अच्छा, नीम का थाना कॉलेज में आप गए तो वहां संघ से ठीक प्रकार से वैचारिक रूप से वहां जुड़ा हुआ? वहां कोई उस समय कौन कार्यकर्ता मिले? कुछ नाम ऐसे कुछ पुराने? हमारे एक विस्तारक निकले थे कोटा से, अटरू के शिव कुमार जी, वो मेरे प्रेरणा रहे। वो मैं वहाँ कमरा लेकर के किराए से रहता था, वो मेरे साथ ही रहते थे, और जब भी कोई काम करते थे मेरे को साथ रखते थे। प्रवास पे जाते मेरे को साथ लेके जाते। मेरे संघ को समझा मैंने नीम का थाना जाने के बाद ही, और इसका श्रेय शिव कुमार जी शर्मा को। तो उनके माध्यम से आपका संघ के साथ में जुड़ा हुआ। जिम्मेदारी पहली बार संघ की क्या घटनाएं की जिम्मेदारी मिली आपको भी? नहीं, सबसे पहले मुझे जो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की रही है। मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी रही, और आगे क्या क्या जिम्मेदारियां रही? मुख्य शिक्षक के बाद मैं रहा जयपुर शहर में काम किया, मैंने सीकर में काम किया। सीकर में मैं विस्तारक भी गया हूँ 10 दिन के लिए गुहाला। और मेरी प्रेरणा रहे हैं अपने कैलाश जी, जो आज प्रचारक हैं, हमारे वरिष्ठ प्रचारक आज भी। कैलाश जी ने मुझे विस्तारक निकाला सीकर से। सीकर में विद्यार्थी परिषद साथ जुड़ा और संघ के साथ जुड़ा। फिर मैं जयपुर आने के बाद मेरे पास जो दायित्व रहा, सबसे पहला डायरेक्ट तो मंडल कार्यवाह।
मंडल कार्यवाह रहे। मंडल कार्यवाह के बाद जब झोटवाड़ा पहला नगर बना तो उस नगर का दायित्व मेरे पास ही रहा। 8 साल में नगर कार्यवाह रहा। उसके बाद मेरे को विद्या भारती में भी दायित्व मिला। एक विद्यालय का व्यवस्थापक होने के नाते 9 साल मैंने इस विद्यालय को देखा। 2 साल अध्यक्ष मैं उस विद्यालय का रहा। उसके बाद भाग संपर्क ऐसा दायित्व मेरे पास रहा। भाग संपर्क के बाद मेरे पास महानगर सह संपर्क ऐसा दायित्व मेरे पास रहा। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास जी में जी रही। जी लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, जो 10 दिन के लिए आप विस्तारक गए थे सीकर, आपने अभी बताया। ग्वाला। हाँ, गुहाला जो आप रहे, नीम का थाना के पास में होगा जी गुहाला। हाँ जी हाँ। तो वहां का क्या अनुभव रहा पहली बार आप विस्तारक प्रचारक जब निकले थे? देखिए, मेरा अनुभव ये रहा कि घर से पहली बार तो निकला और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मन में ऐसा झिझक था। और जहाँ कैलाश जी मुझे जिस गांव, जिस गोवाला जी क्षेत्र में छोड़ करके आए थे कि राम सिंह जी आपको रहना है, सुबह 4 बजे उठना है, इस कुएं पे जाके आपको पानी निकाल के स्नान करना है, भोजन के लिए आप उसके व्यक्ति के पास जाना है, संग के लिए इस व्यक्ति के पास जाना था। तो बड़ा विकट लगता था। कई स्नान बार के लिए कुएं पर जाके पानी निकालना पड़ता था? पानी निकाल करके स्वयं नहा करके और फिर जो है ना संग स्थान पे जाना होता था। अपने आप में बड़ी बात है। आज जिन लोगों को लगता है कि चारों तरफ बहुत साधन है, बहुत सुविधाएं हैं आने जाने के लिए भी, और लेकिन उन लोगों को ये बात अवश्य समझनी चाहिए कि जो अभी राम सिंह जी ने जैसा बताया कि जो विस्तारक निकलते थे उनको स्नान के लिए भी, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो, उस समय जाना पड़ता था कुएं के पास, पानी निकालना फिर स्नान करना। ऐसा तब किसी दौर में रहा होगा, तब जाकर संघ इतना बड़ा वटवृक्ष बना है। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायक ये बातें राम सिंह जी के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण बात और ये जानना चाहेंगे कि बचपन में तो जैसे आपका जाना हुआ खेल के माध्यम से शाखा में, लेकिन जब आप नीम का थाना गए, कॉलेज विद्यार्थी आप हो गए, तो विचारधारा को आप समझने लगे और परिवार मूल रूप से कांग्रेस का समर्थक था। तो ऐसे में किस प्रकार से आपने परिवार वालों को समझाया कि हम ठीक विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं? किस प्रकार से परिवार के भीतर जो संघर्ष हुआ वो कैसे आपने उसको संभाला? देखिए, पारिवारिक वातावरण को देखने के बाद भी मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के बाद मेरी दिनचर्या, मेरा जीवन में भी जो सुधार आया वो संघ की वजह से आया। मेरी आदतें हैं, मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरे विद्यार्थी जीवन, ये सब संघ की प्रेरणा थी कि मैं मेरे परिवार को भी प्रभावित कर सका। मेरा परिवार ये कहने लग गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने के बाद राम सिंह में जो परिवर्तन आया है, इस कारण मैं काफी संतुष्ट रहा और कार्य करने में मुझे सुविधा रही। परिवार में विरोध सबसे ज्यादा कौन करता था? सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मेरे बड़े भाई साहब और मेरे पिताजी। तो उनको आपने किस प्रकार से समझाया इस विचार के प्रति? नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं मेरा काम करता रहा, वो विरोध करते। आप जब संघ के कार्यक्रमों में जाते होंगे या इस प्रकार के जो ट्रेनिंग कैंप होते थे उनमें जाते होंगे, तो फिर परिवार में एक प्रकार से इस प्रकार का माहौल तो बनता होगा कि आप कहना नहीं मान रहे हैं, वो नाराज होते होंगे। देखिए, मैं 10वीं क्लास तक गांव में रहा, तब तक घर वालों के उसमें था। 10वीं क्लास के बाद मेरा अध्ययन बाहर ही हुआ, 3 कॉलेज मैंने बदली है और नौकरी के लिए मैं जयपुर आ गया। तो मेरे घर वालों का जितना जो है वो प्रतिबंध रहा नहीं, मैं मेरा स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता रहा। संघ का काम जिस तरीके से आगे बढ़ा, आपने अभी बताया भी कि जो जिम्मेदारियां आपके पास रही, अलग अलग आयामों में आपकी जिम्मेदारी रही। एक बार मैं चाहूंगा फिर से एक बार संक्षेप में उन संगठनों का नाम एक बार आप बता दें जिनमें आपके काम करने का अनुभव रहा। देखिए, सबसे पहला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं लगभग 25 वर्ष तक काम किया, अनेक दायित्व रहे। और उसके बाद में विद्यार्थी परिषद में काम किया, वहाँ कॉलेज प्रमुख की भूमिका मेरे पास रही। और कमर्शियल एसोसिएशन के चुनाव का भी मैं प्रभारी रहा, नीम का थाना कॉलेज में प्रभारी रहा, सीकर कॉलेज में प्रभारी रहा। उसके बाद में जयपुर आया, जयपुर आने के बाद सीधा मैं संघ में दायित्व रहा, विद्या भारती में दायित्व रहा, हिंदू जागरण मंच में दायित्व रहा, और अभी मैं विश्व हिंदू परिषद में सीधा महानगर मंत्री का दायित्व मेरे पास रहा था 8 वर्ष तक। उसके बाद मुझे सह सामाजिक समरसता प्रमुख प्रांत ऐसा दायित्व मिला। अभी पिछले 2 वर्षों से मैं राजस्थान क्षेत्र विश्व हिंदू परिषद सामाजिक आयाम में जुड़ा हुआ। तो विश्व हिंदू परिषद में आप जुड़े हुए हैं, उसमें क्षेत्र की जिम्मेदारी है, उसमें भी आपने सामाजिक समरसता को लेकर काम है, इसी प्रकार का काम है। क्या गतिविधियां रहती हैं, किस प्रकार? देखिए, इसमें समाज को भेदभाव मुक्त करना, यानी सारे समाज को समरस समाज के रूप में खड़ा करना,
पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम, भेदभाव मिटाने का काम और ऊंच नीच के भेद से दूर हट करके संपूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में देखने का काम सामाजिक समरसता का है। तो सामान्य जनता के बीच में जाकर काम करते हैं या ऐसा साधु संतों के बीच में, मठ मंदिरों के बीच में जाकर काम नहीं करते नहीं हैं? नहीं नहीं, मठ मंदिर हमारा अलग आयाम है, पुजारी अर्चक हमारा अलग आयाम है। हम सीधे सीधे समाज के बीच में भी काम करते हैं। विशेषकर हमारे जो वंचित वर्ग है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो, किसी प्रकार को अपने आप को असहाय महसूस न हो। हमारा जो 20% समाज है उस समाज को आत्मसात करने के लिए, मूल विचारधारा में लाने के लिए उनका सहयोग करके और हिंदू समाज को समरस समाज बनाने का कार्य हम समझ आप समझ जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे वंचित वर्ग की बस्तियों में आपका काम रहता है, तो वही कार्य क्षेत्र तो सेवा भारती का और सेवा विभाग का भी है। देखिए, तो आपके काम में और उनके काम में क्या अंतर है? बिल्कुल बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमारा काम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती और सेवा विभाग का जो काम है वो सेवा के माध्यम से उस समाज में जाकर उस समाज को आत्मसात करना और समाज को संपन्न करके खड़ा करना इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम है। ये संघ का काम करते करते 6 दशक हो गए, लगभग 59 वर्ष आपको स्वयंसेवक बने हुए हो गए। इस दौरान बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी आपके आए होंगे। समाज में कभी इस प्रकार की स्थिति कभी आपको लगी, किसी भी अभियान के नाते, किसी संघ के काम के नाते आपका जाना हुआ और लगा कि नहीं सामने से तो बहुत विरोध हो रहा है, कभी ऐसा कोई अनुभव आया? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते हुए जब प्रतिबंध 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस समय एक कड़ा अनुभव आया कि हमारी शाखाओं पे प्रतिबंध लगा दिए गए। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से कोई काम नहीं कर पा रहे थे, विद्यार्थी परिषद के नाम से कोई काम गतिविधि नहीं चल रही थी। तो हम सब लोग एक तरह से अंडरग्राउंड होकर के और संगठन की योजना से साहित्य का वितरण, कार्यकर्ताओं का सहयोग का, जो कार्यकर्ता जेलों में थे उनके घरों में जाकर उनका सहयोग करने का काम हम लोग करते थे। उसमें बड़ा हमें कठिनाई महसूस होती थी। उस समय एक सत्ता का, शासन का भय भी उस समय था कि कब आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या परिवार वालों को भी चिंता रहती होगी और सारी ये चीजें थी। लेकिन ये तो एक बात हुई आपातकाल के समय की। इसके अलावा जैसे अब आप विश्व हिंदू परिषद के काम से जब समाज में जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी वो विश्व हिंदू परिषद की बताते हैं, समाज सेवी की बताते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की बताते हैं? देखिए, जिस समय जो काम करते हैं, जिस समय जो परिचय होता है, जिस समय जो दायित्व होता है उसी की पहचान के आधार पर काम बताया जाता है। क्या लगता है 6 दशकों में संघ में कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है? देखिए, संघ में परिवर्तन बहुत कुछ आया है। वो संघ 1925 में 5 बालकों से लेकर के प्रारंभ हुआ और आज विशाल वट वृक्ष के रूप में समाज जिस प्रकार पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना चुका है। नहीं, पर आपने जो देखा, जो संघ आपने देखा 50 वर्ष पहले का संघ, उस समय के प्रचारक देखे होंगे, उस समय के गृहस्थी कार्यकर्ता देखे होंगे और आज देख रहे हैं, क्या अंतर लगता है? देखिए, काम और समय के हिसाब से परिस्थिति और कार्यकर्ता में बदलाव आता है। पहले प्रत्यक्ष रूप से काम केवल शाखा थी, कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण का काम था। आज संघ 44 क्षेत्रों में 400 गतिविधियों के रूप में और विश्व के सामने विशाल वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, कार्य बढ़ गया है। इस नाते से बहुत कुछ परिवर्तन आया। संघ का कौन सा काम सर्वाधिक पसंद है आपको? देखिए, संघ का सबसे बड़ा सर्वाधिक काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। आपके मन को सबसे भाने वाला काम वही है? यदि अभी आपके पदाधिकारी आपसे पूछते हैं कि आपको कौन से गतिविधि में या कौन से काम में आपको आपका उपयोग हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? संघ की शाखा का जो काम है? देखिए, मैं ये कहूंगा, मेरा कार्यकर्ता मेरे योग्यता के आधार पर जो मेरे विविध क्षेत्र हैं उन विविध क्षेत्र में मेरी क्या योग्यता है, मैं कहाँ जाकर के अपना योग्यता के आधार पर ठीक प्रकार से काम कर सकूं, ये मेरा संगठन जिस योजना से मुझे काम बताएंगे वो मैं काम करूंगा। ये संगठन ही विचार करता है। संघ का काम करते हुए बहुत सारे प्रचारकों से भी आपका मिलना जुलना होगा, गृहस्थी कार्यकर्ताओं से भी मिलना जुलना हुआ होगा। कोई 3, 4, 5 नाम ऐसे बता सकते हैं जिन्होंने संघ का काम करते हुए आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए, सबसे पहला नाम है दादा भाई गिरिराज प्रसाद जी शास्त्री, दूसरा नाम है माननीय सोहन सिंह जी। मैं चाहूंगा कि ये नाम के साथ में आप उनके व्यक्तित्व की भी कोई विशेषता की 2-2, 4-4 पंक्तियां साथ में बताते हैं। देखिए, दादा भाई ग्रस्त कार्यकर्ता होते हुए भी प्रचारक थे और जिस प्रकार का जुझारूपन और जिस प्रकार की आत्मीयता का व्यवहारिक कार्यकर्ता के साथ माननीय दादा भाई का रहा है वो अस्मरणीय है।
मुझे भी और अकल्पनीय है। एक बात याद आती है, मैं जब मेरा भारतीय भवन कई बार जाना हुआ और वो पास में बुला के बिठा लेते थे, तो कई बार नए जो कार्यकर्ता आते थे उनको पास में बिठा के वो कहते थे कि यहाँ बैठ के 5 बार बोलो उतावड़ो सो बावड़ो, उतावड़ो सो बावड़ो। और साथ ही इस तरह के अनेक छोटी छोटी बातें, मन को मार बेड़ा पार, मैंने सुना उनको कई बार इस प्रकार से। भोजन करते हुए मैंने देखा तो यदि भोजन में मिर्च अधिक हो जाती थी तो वो उसमें घी डालने के लिए कहते थे, लेकिन घी को बोलते थे मिर्ची पछाड़। इस तरीके की कुछ बातें आपको भी ध्यान में है? बहुत कुछ है। दादा भाई के साथ जब बैठते थे बात करते थे तो दादा भाई कहते थे भीगी बिल्लियां नहीं, शेर लाओ, शेरों को पकड़ो हिंदुत्व के लिए। ऐसे जुझारूपन, ऐसा आत्मविश्वास दादा भाई के मन में सदैव हमेशा बना रहता। उनके अलावा और किस किस से आप? दूसरे माननीय सोहन सिंह जी, जिनका अनुशासन का कोई सानी नहीं है। व्यवस्थित कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए व्यवस्थित समय में उस कार्यकर्ता निर्माण और उसकी संभाल माननीय सोहन सिंह जी जैसा कोई दूसरा सानी नहीं है जी। और इन दो के अलावा और भी कोई? इन दो के अलावा माननीय कैलाश जी कड़ी अनुशासन की पालना करने वाले, जी। माननीय मूलचंद जी सोनी, हमारे जुगल जी विश्व और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जुगल जी विश्व हिंदू परिषद में जो है, आज विश्व हिंदू परिषद संरक्षक हैं, पहले विभाग प्रचारक भी रहे हैं। तो आपका इन प्रचारकों में से सबसे ज्यादा प्रभावित मैं हुआ हूँ माननीय हस्तीमल जी से। हस्तीमल जी के व्यक्तित्व की क्या कौन सी? हस्तीमल जी के व्यक्तित्व की पहचान सबसे बड़ा आत्मीयता, पारिवारिक वातावरण और उस कार्यकर्ता को सदैव याद रखना। और जब कहीं कार्यकर्ता प्रवास पे जाते हैं तो उस कार्यकर्ता को उससे मिलने के लिए अवश्य जाना, ये माननीय हस्तीमल जी का। समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन संगठनों में भी आते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में भी आते हैं। क्या कोई एक दो बात आपको ऐसी लगती है कि ये परिवर्तन नहीं हुए होते, पहले वाले ढर्रे पर ही चल रहे होते तो ज्यादा अच्छा था? नहीं, देखिए, परिवर्तन समय की मांग है और काम को बढ़ने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है, कार्य बढ़ता गया, वैसे परिवर्तन होता गया। इस दौर के प्रचारक और उस दौर के प्रचारक, 50 वर्ष पहले के प्रचारक, आज के प्रचारक, क्या कुछ अंतर पाते हैं? नहीं, देखिए, प्रचारक पूरा श्रेष्ठ जीवन है। आज के समय में और अधिक इस विकट परिस्थिति में प्रचारक अपना समय निकाल करके प्रचारक जीवन जीता है। ये आज भी कम नहीं है, उस समय भी कम नहीं था। उस समय केवल संघ का काम था और प्रचारक केवल संघ की शाखा और आत्मीयता के साथ पारिवारिक वातावरण में रहते। आज एक संघ का प्रचारक 44 गतिविधियों, 44 संगठनों का सारा का श्रेय संभाल रहा है, घर छोड़ करके काम कर रहा है। आज की परिस्थिति में ये कम नहीं है। नहीं, वो तो अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग प्रचारक दिए हुए हैं, एक व्यक्ति के जिम्मे तो ऐसा होगा नहीं ना। देखिए, प्रचारक निकलना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। पहले के समय में तो प्रचारक निकलना थोड़ा सा आसान था। आज के समय प्रचारक निकलना और प्रचारक जैसे काम करना। किस बात से थोड़ा सा ऐसा है? आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय बहुत सारी सुविधाएं हैं, इस समय आपको बहुत जगह सरकारें दिखती हैं, इस समय आपके पास में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इस समय आपके पास बहुत सारे शुभ चिंतक हैं। उस दौर में तो खाने को रोटी नहीं मिलती थी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, रोटी मिलती थी। नहीं, आपने सही सुना है, लेकिन कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर कई समय भूखा रहना पड़ता था उसको। ऐसा नहीं था कि उसको रोटी नहीं मिलती थी। प्रचारक का सम्मान उस समय भी अधिक था और आज भी अधिक है। मुझे ध्यान है, ठीक नाम तो शायद सोहन सिंह जी का ऐसा कोई उदाहरण है कि 6 दिन 7 दिन तक उनको कहीं भोजन नहीं मिला और संग स्थान पर चक्कर खाकर गिर गए थे। ऐसा कोई ऐसा सादगी की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं माननीय भैया जी का दूंगा, जो कभी खाने की परवाह नहीं करते थे। 7 दिन की रोटियों को, सूखी रोटियों को धागे में पिरो कर सुखाते थे और पानी में भिगो करके अपना भोजन करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। माननीय देव जी पाठक का बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेक पुराने जितने भी प्रचारक हैं, उनका सबका यही उदाहरण। इस तरीके का कोई एक आधा उदाहरण और आप बता सके हमारे दर्शकों के सामने, तो कोई ध्यान में? देखिए, ऐसा है, उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन पुराने प्रचारकों के तो एक एक बात याद रखने लायक है। वही प्रेरणा थी जिस वजह से संघ बढ़ा है। निश्चित रूप से आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और संघ के सामान्य जो कार्यकर्ता हैं, जो नई पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शताब्दी वर्ष में, क्योंकि 6 दशक का तो आपका भी अनुभव है। मैं सीधे समाज के बंधुओं से ये आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर नहीं होता तो हमारी क्या स्थिति होती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 700 साल की मुगलों की गुलामी और 300 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 1000 साल का इतिहास हमारा रहा है। उसके बाद राजा रजवाड़ों में रहे और आपसी फूट के आधार पर भी समाज का विखंडन रहा।
लेकिन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने और इसकी नब्ज को टटोल करके और छोटे छोटे बालकों से संघ प्रारंभ किया। और आज संघ ही पूरे विश्व में अगर मार्गदर्शन कर सकता है तो एकमात्र संगठन दुनिया का है, जो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये थे हमारे साथ में राम सिंह जी सेन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी। अलग अलग संगठनों में काम करने का इनको अनुभव रहा, विद्या भारती से लेके विद्यार्थी परिषद, और इस समय विश्व हिंदू परिषद में आप काम कर रहे हैं। आपने इस चर्चा में बताया उस दौर की बातें भी आपने कही जब जयदेव जी पाठक हुआ करते थे, जब आचार्य गिरिराज जी शास्त्री, दादा भाई के नाम से हम उनको जानते हैं, सोहन सिंह जी को आपने याद किया, और साथ ही साथ बातें ये बताई कि यदि किसी समय भोजन नहीं मिलता था तो लोग कैसे धागे में सूखी रोटियां पिरोकर अपना जीवन ये चलाए रखते थे, क्योंकि काम करना था देश के लिए, और देश के लिए काम करना कभी आसान नहीं होता। कंठ का किरण पथ है, लेकिन बढ़ते जाना हिंदू युवको सिंह सपूतो केशव की ज्योतिर्मय किरणों माधव प्रेरित मलय समीरो, इस प्रकार का उद्दात और उल्लास और उत्साह का वातावरण लेकर जब संघ का कार्यकर्ता चला, तब जाकर संघ आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस चर्चा पर, और साथ ही साथ संघ की इस कार्य पद्धति पर? 100 साल का संघ हो चला है, क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की संघ की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।